बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिज़िक्स। स्टूडेंट, हमने चैप्टर 2 वेक्टर्स के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट किए थे और इसके जो बाकी एमसीक्यूज़ है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो आइए मेरे साथ रहिए। एमसीक्यूज़ 2.16 द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी व्हाट। हमारे पास एक वेक्टर है ए इक्वल टू -3i एंड -4k। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा? तो याद रखिए मैग्नीट्यूड का जो सिंपल एक्सप्रेशन है वो ये है, a इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1/2, where x, y and z are the coefficient of unit vectors. So here the coefficient of unit vector I is -3 and the coefficient of unit vector k is -4. So x की जगह हम -3 रखेंगे और z की जगह हम -4 रखेंगे। सो -3 स्क्वेयर प्लस -4 स्क्वेयर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी ऑब्टेन 5। याद रखिए मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो नहीं सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQs 2.17 if we vector a equal to 3j minus 4k and b vector equal to -3j plus 2k, then a plus into minus b will be what। हमने इस दोनों वेक्टर को b वेक्टर को a वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करना है। as we know that a plus into minus b equal to what, 3j minus 4k which is the value of vector a and plus minus, so here this -3 become +3 minus minus plus and this plus 2k become -2k. So by simplifying this we obtain a plus minus b equal to 6j minus 6k. So the correct option is option C. MCQ number 2.18 which of the following operation not allowed in vector algebra? Addition, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। याद रखिए कि वेक्टर को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाय हेटेरोटिव रूल, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर की जो डिवीजन है वो एग्जिस्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम लेके ईस्ट वर्स डिवाइड बाय नॉर्थ, सो दिस इज़ फिजिकली मीनिंगलेस। सो वेक्टरों को हम डिवाइड नहीं कर सकते। MCQ नंबर 2.19 if n is a unit vector in the direction of the unit vector phi, in the direction of vector p, then unit vector will be what। हमारे पास दो वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर n है और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर p, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो n यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? तो याद रखिए यूनिट वेक्टर की जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह है, यूनिट वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर p डिवाइड बाई p मैग्नीट्यूड। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि यूनिट वेक्टर p और यूनिट वेक्टर n एक दूसरे के साथ पैरेलल है। सो इसका मतलब ये है कि p यूनिट वेक्टर की जगह हम n यूनिट वेक्टर भी यहाँ पर रख सकते हैं। सो रिप्लेस p यूनिट वेक्टर बाय n यूनिट वेक्टर, सो वी ऑब्टेन वेक्टर p बाय p मैग्नीट्यूड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A. MCQ number 2.20 which of the following is a scalar quantity? Electric current, strain and specific gravity। तो याद रखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, स्ट्रेन जो है ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसको हम टेंसर बोलते हैं। टेंसर वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो। सिमिलरली स्पेसिफिक ग्रेविटी is not a scalar quantity, it is also strain. Other strains are stress and pressure. MCQ number 2.21 a vector is not changed if it is displaced parallel to itself, it is rotated through angle arbitrary angle, it is cross multiplied by a unit vector, it is multiplied by arbitrary scalar। याद रखिए अगर हम एक वेक्टर है हमारे पास, उसको हम रोटेट करें, सपोज आई से अगर इसको हम रोटेट करें -i कर दे तो ये चेंज हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, लेट सपोज 2 मीटर पर सेकंड i, अगर इसको हम यूनिट वेक्टर
जे से के से मल्टीप्लाई करें, सो वी obtain 2 मीटर पर सेकंड इंटू जे। मीन्स अगर वेक्टर को हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो भी इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। इट इज़ मल्टीप्लाई बाय आर्बिट्री स्केलर, अगर इसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2 मीटर आई और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें, सो मैग्नीट्यूड चेंज, इट बिकम 8 मीटर आई। डायरेक्शन तो सेम रहेगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, मीन्स वेक्टर की स्टेटस चेंज हो जाएगी। लेकिन हमारे पास कोई भी वेक्टर हो और इसको हम पैरेलल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डिस्प्लेस करें तो उसके स्टेट पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वेक्टर है 5 मीटर आई, अगर इसको हम यहाँ से डिस्प्लेस करें, यहाँ कर दें, जितना भी लेंथ है उतना लेंथ ड्रा करें, जितना भी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ड्रा करें, 5 मीटर आई। सो दीज टू वेक्टर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। मतलब ये अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर हो, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम उसको डिस्प्लेस करें तो उसके स्टेट पर कोई चेंज नहीं पड़ेगी। एंड थैंक यू, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर 2.21। सो नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, MCQs 2.21। द टू वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 5 यूनिट। इफ एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी व्हाट। हमने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है। सो डॉट प्रोडक्ट की जो इक्वेशन है हमारे पास ये है, ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कास थीटा। सो ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू को पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे। सो वी ऑब्टेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू 7.5 यूनिट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQs है MCQs 2.22। What will be the resultant force of two vector if its horizontal component is 12 Newton and vertical component 5 Newton। हमारे पास जो है दो वेक्टर है, सॉरी एक वेक्टर है और इसके दो कंपोनेंट है। ये है इसका एपेक्स और ये है इसका Fy। अब एपेक्स की जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास है 12 न्यूटन, Fy की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है 5 न्यूटन। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो यूजिंग पिथागोरस थ्योरम वी ऑब्टेन एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और f इक्वल टू, अगर इसका हम स्क्वायर ले लें और ऐड करें वी ऑब्टेन 169 और 13 न्यूटन। सो व्हेन वी हैव फोर्स 13 न्यूटन देन its two components are 12 Newton and 5 Newton. MCQs 2.23 identify the vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करें। सो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वी नो दैट वर्क इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स a scalar quantity. Time is a scalar quantity, heat is energy or work, it is also scalar quantity. But angular momentum, which is the cross product of radius vector and linear momentum, and the result of cross product always equal to a vector quantity. So in this case only option D is correct option. Angular momentum is a vector quantity, other quantities work, time and heat are scalar quantity. Next MCQs है MCQs 2.24। If three vector A, B, C and are 12, 5, 13 in magnitude such that vector A equal to vector C equal to vector A plus vector B, then the angle between A and B will be what। हमारे पास तीन वेक्टर है A, B and C। अगर इस वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो इसका जो रिजल्टेंट बनता है C which is equal to A plus B, correct। Then the angle between A and B will be what, हमारे पास तीन वेक्टर है A, B and C। अगर इस वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो इसका जो रिजल्टेंट बनता है C which is equal to A plus B, correct। Then the angle between A and B will be what, हमारे पास तीन वेक्टर है A, B and C। अगर इस वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो इसका जो रिजल्टेंट बनता है C which is equal to A plus B, correct। Then the angle between A and B will be what, हमारे पास तीन वेक्टर है A, B and C। अगर इस वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो इसका जो रिजल्टेंट बनता है C which is equal to A plus B, correct। Then the angle between A and B will be what, हमारे पास तीन वेक्टर है A, B and C। अगर इस वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो इसका जो रिजल्टेंट बनता है C which is equal to A plus B, correct। Then the angle between A and B will be what, हमारे पास तीन वेक्टर है A, B and C। अगर इस वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो इसका जो रिजल्टेंट बनता है C which is equal to A plus B, correct। Then the angle between A and B will be what, हमारे पास तीन वेक्टर है A, B and C। अगर इस वेक्टर को हम हेड टू टे
इज़ व्हाट, ए और बी के दरमियान एंगल को मालूम करना है। हमारे पास 3 वेक्टर है, एक है ये वाला जिसकी मैग्नीट्यूड है 12, बी मैग्नीट्यूड 5 एंड 13 वेक्टर सी मैग्नीट्यूड 13। अब कहता है कि अगर हम इसको ऐड करें बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, करेक्ट, सो वी ऑब्टेन सी इक्वल टू 13, ए इक्वल टू 12 and b equal to 5. So what will be the angle between these two vector a and b if its magnitude is 12 Newton, 5 Newton and the resultant magnitude is 13 Newton. So c square equal to what? A square plus b square plus 2ab cos theta. C square is the resultant quantity which is equal to 13, a equal to 12, b equal to 5. Similarly, we will put करें, we obtain 169 equal to 144 plus 25 plus 2 into 12 multiplied by 5 into cos theta. So by solving this we obtain theta equal to 90 degree. So it means अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक का जो है मैग्नीट्यूड है 12, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 5। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाता हो तो इसका जो रिजल्ट होगा C, उसकी मैग्नीट्यूड हुई हमारे पास 13। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 9 न्यूटन, 13 न्यूटन। तो याद रखिए, जब भी हमारे पास कोई भी टू वेक्टर्स हो, करेक्ट, और उसकी जो है हम रेंज मालूम करना चाहते हैं, रेंज मीन्स कि उसका दो वेक्टर को हम ऐड करें तो इसका मैक्सिमम आंसर क्या होगा, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो इसका मिनिमम आंसर क्या होगा। तो याद रखिए, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो या टू फोर्सेस हो, एक का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, दूसरे का है 10 न्यूटन, अगर इसको हम हेड टू टेल रूल से विद थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से ऐड करें तो वी ऑब्टेन ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 15 न्यूटन। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, लेट्स सपोज दिस इज 10 न्यूटन I and this is 5 Newton minus I, तो इसका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास 5 न्यूटन I, करेक्ट। तो याद रखिए, जब भी हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो तो उस दो वेक्टर को हम पहले जो है उसको सम करेंगे विद थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और देन एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे विद थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इस दोनों को ऐड करें विद थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वी ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड इक्वल टू 15 न्यूटन। अगर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें तो वी ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, अगर उन दोनों के दरमियान एंगल थीटा 0 डिग्री हो तो वो मैक्सिमम आंसर देगा 15 न्यूटन। अगर एंगल 180 डिग्री हो तो वो मिनिमम आंसर देगा 5 न्यूटन। अब याद रखिए, इस दो एंगल के अलावा अगर हमारे पास एंगल कोई भी हो, इस दो वेक्टर के दरमियान कोई भी एंगल हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, जो भी एंगल हो, लेकिन वो एंगल क्या हो, 180 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, और इस दोनों को अगर हम किसी भी एंगल से ऐड करें तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो या तो 15 के कम होगा और 15 से कम होगा और 5 न्यूटन से ज़्यादा होगा, करेक्ट। इसका मतलब ये कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है तो इसका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज है 15 न्यूटन, मिनिमम है 5 न्यूटन। अब अगर इस दोनों वेक्टर को हम किसी भी एंगल से ऐड करें तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो 5 न्यूटन और 15 न्यूटन के दरमियान में होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें 6 न्यूटन ये 5 और 16 के दरमियान में है, तो अगर इस दो वेक्टर को हम एक एंगल से ऐड करें, स्पेसिफिक एंगल दे दें, तो 6 न्यूटन आंसर जो है इससे आ सकता है। सिमिलरली 13 न्यूटन, चूँकि ये 5 न्यूटन 15 न्यूटन के मिडल में है, तो ये भी किसी न किसी एंगल पर 13 न्यूटन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय एडिंग 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। सिमिलरली 9 न्यूटन, अगर हमारे पास दो वेक्टर हो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन और इसको हम एक स्पेसिफिक एंगल से ऐड करें तो इसका 9 न्यूटन आंसर आना भी पॉसिबल है। लेकिन अगर 4 न्यूटन को देखें तो 4 न्यूटन जो है वो 5 न्यूटन से कम है और हमें मालूम है कि मिनिमम आंसर क्या हो सकता है 5 न्यूटन, और ये 5 से कम आ गया। तो याद रहे कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो जिसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन हो और दूसरा का 10 न्यूटन हो, अगर इसको हम किसी भी एंगल से ऐड करें तो इससे 4 न्यूटन इम्पॉसिबल है। सिमिलरली इससे 16 न्यूटन, 17 न्यूटन, 18 न्यूटन आंसर आना भी इम्पॉसिबल है, करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए।
Next question है 2.26. Two forces, one of 10 Newton and another of 6 Newton, act upon a body. The direction of the force are unknown. The resultant will be what? So याद रखिए बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है. हमारे पास दो वेक्टर है, दो फोर्सेस है, एक है 6 न्यूटन और एक है 10 न्यूटन. अगर इसको हम 0 एंगल से ऐड करें तो इसका मैक्सिमम आंसर होगा 16. अगर 180 एंगल से सब्ट्रैक्ट करें तो इसका मिनिमम आंसर होगा 4 न्यूटन. तो याद रखिए इसका जो ये दो वेक्टर जो है 6 न्यूटन और 10 न्यूटन, अगर इसको हम किसी भी एंगल से ऐड करें तो इसका आंसर 4 न्यूटन से कम नहीं आ सकता और 16 न्यूटन से ज़्यादा नहीं आ सकता. तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? टू फोर्सेज, one of 10 Newton, another of 6 Newton, act upon a body. The direction of the resultant force are unknown. The resultant will be what? The resultant will be between 4 Newton and 16 Newton. MCQs 2.27 and statement कुछ इस तरह है. Two vector A and B are magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to magnitude of difference of A and B. The angle between A and B will be what? स्टेटमेंट में कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक है A वाला वेक्टर और दूसरा है B वाला. अब इस A की जो मैग्नीट्यूड है और B की जो मैग्नीट्यूड है बोथ आर इक्वल. करेक्ट. तो किससे में कहते हैं अगर हम इस दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लें तो उस सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है A माइनस बी वो भी A और B के बराबर है. तो ए और बी के दरमियान हम कौन सा एंगल रख दे कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करें. सो वी नो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो और उसको हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका जो रिजल्टेंट फार्मूला होता है वो ये होता है. अब बी की जगह ए को सब्स्टिट्यूट करें क्योंकि हमें मालूम है ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड. करेक्ट. सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा. सिमिलरली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें स्टेप बाय स्टेप सो वी रीच टू दिस पॉइंट ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2a cos स्क्वायर थीटा. एंड इफ वी सिंप्लीफाई दिस we obtain cos theta equal to 1/2 or theta equal to cos inverse 1/2 equal to 60 degree. करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन में कहता है स्टेटमेंट सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास ये एक वेक्टर है ए और इसकी जितना भी लेंथ है उसी लेंथ के मुताबिक दूसरा वेक्टर ड्रा करें बी और इस ए की लेंथ और बी की लेंथ को इक्वल ले लें और फिर इसके दरमियान कितना एंगल रख दे 60 डिग्री रख दे. अब अगर इस बी का हम नेगेटिव ड्रा करें इस साइड में दिस इज माइनस बी. करेक्ट. सो अगर हम इस ए वेक्टर का और इस माइनस बी का रिजल्ट मालूम करें तो ये होगा ए माइनस बी. अब इसका लेंथ मालूम करें इस ए माइनस बी का लेंथ. बिल्कुल इसका लेंथ जो है ए और बी के बराबर होगा लेकिन शर्त ये अगर आप इसको 60 डिग्री बी को ए के साथ 60 डिग्री पर ड्रा करें और ए और बी की मैग्नीट्यूड इक्वल ले लें. MCQs 2.28 if two vector A equal to 5i plus 7j minus 3k and B equal to 2i plus 2j minus ak are perpendicular the value of A will be what. तो याद रखिए हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो और उस वेक्टर में कुछ कंपोनेंट हो जिस तरह यहाँ पर A वाला ये एब्सेंट हो और क्वेश्चन में कहता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो आप इस पर ही कंडीशन अप्लाई करें द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू 0. यहाँ पर ए की वैल्यू को पुट करें बी की वैल्यू को पुट करें एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करें आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 रख दे और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0 रख दे. इसको सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन द अननोन वैल्यू ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू -8. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Next MCQ is here 2.30. What will be the vertical component of velocity of a body if its magnitude 5 meter per second and make angle 45 degree to the x axis. क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास ये
हमारे पास हो गया x, ये y, एक वेक्टर है ये वाला जिसका नाम है वेलोसिटी v। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, दिस इज़ नोन एज vx which is equal to v cos theta and this is known as vy which is equal to v sin theta and this is the angle subtended v with positive x axis। तो हमने इस vy को मालूम करना है, तो v की मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 5 है और थीटा की जगह 45 रख दे, so we obtain 3.535 meter per second। this is the vertical component of velocity। 2.31 which of the following is a unit vector। तो याद रखिए यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है 1 के। अगर हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लें तो इसकी जो मैग्नीट्यूड हमारे पास बनेगी वो बनेगी 13 अंडर द रूट, सो दिस इज़ नॉट ए यूनिट वेक्टर। अगर इसकी मैग्नीट्यूड ले लें तो इसकी मैग्नीट्यूड बनेगी 2 स्क्वायर इक्वल टू 2, दिस इज़ नॉट ए यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर इसका हम यूनिट वेक्टर मालूम करें, सो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए इक्वल टू कास थीटा जे प्लस साइन थीटा के, तो मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला अप्लाई करें, ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1/2 इक्वल टू 1, सो दिस एक्सप्रेशन सी इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर होगा 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, so only option C represent unit vector because its magnitude is 1। MCQs 2.32 which of the following is not a unit vector। बिल्कुल वही कंडीशन इस पर भी अप्लाई करें, करेक्ट। ये वाला मैग्नीट्यूड मालूम करें, मैग्नीट्यूड का जो सिंपल इक्वेशन है ये वाला यूज़ करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब हमारे पास ये 4 वेक्टर है ए बी सी एंड डी, इसमें एक वेक्टर ऐसा है जो यूनिट वेक्टर नहीं है, मतलब ये कि उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर नहीं है, करेक्ट। सो याद रहे कि ये सी वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास बनती है 2 और 9 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। बाकी इसका अगर आप यूनिट वेक्टर मालूम करें, मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो 1 अपटेंड करेंगे, सिमिलरली इसका भी आप 1 अपटेंड करेंगे, सिमिलरली इसका भी आप 1 अपटेंड करेंगे। ओनली ऑप्शन सी इज़ अ correct option which is not a unit vector। MCQs 2.33 if a equal to 3i plus 4j plus 2k and b equal to 6i minus j plus 3k find a vector parallel to a whose magnitude is equal to that of b। करेक्ट, हमारे पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर a और एक है वेक्टर b। अब क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है a b c, इस 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है कि ओ वेक्टर जो है ओ ए के बराबर भी है और उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो बी की मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो याद रखिए इस वेक्टर ए के साथ सिर्फ ओ वेक्टर पैरेलल होगा जो जिसके कंपोनेंट एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई हो प्लस आई, एलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लस जे हो और एलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस प्लस के हो। तो याद रखिए यहाँ पर प्लस आई प्लस जे प्लस के, सो दिस वेक्टर इज पैरेलल टू ए। Similarly vector C this is also parallel to a plus I plus j plus 2k। यहाँ पर अगर b को हम देखें 6i minus 1j plus 3k तो ये पैरेलल नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस j है और यहाँ पर प्लस j है। सो हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं कि ओ वेक्टर जो है या तो a होगा या c होगा जिसकी मैग्नीट्यूड b के बराबर होंगे और a के पैरेलल होंगे। अब हम इस वेक्टर b की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, तो इस वेक्टर b के अगर हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो वो हमारे पास बनते हैं 46 अंडर द रूट। अब इसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे और सी का मालूम करेंगे, जिस वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड हमारे पास 46 अंडर रूट आ गया तो वही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नाउ ओनली दैट ऑप्शन इज करेक्ट विच हैव पैरेलल विच हैव मैग्नीट्यूड विच मैग्नीट्यूड 46 अंडर द रूट। सो ऑप्शन ए, अगर हम इस ऑप्शन ए की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो ये 46/29 ही तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो है ये वाला इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास की मैग्नीट्यूड बन जाएगी 46 अंडर द रूट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दिस वेक्टर इज पैरेलल टू ए एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। MCQs 2.34 a body constrained to move in y direction is subjected to a force this one।
The work done by this force is moving the body in a distance of 10 meter along the y axis is what. तो याद रखिए हमारे पास एक फोर्स है ये वाला और हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है along y axis which is equal to 10j. तो हमने वर्क मालूम करना है तो वर्क इज़ व्हाट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. हमारे पास फोर्स की एक्सप्रेशन बन गई और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 10 मीटर जे और 10j मीटर. इस दोनों को मल्टीप्लाई करें. दिस इज़ 10i dot 10j equal to 0, 5j dot 10j equal to 50 Newton meter and 3k dot 10j equal to 0. वह वाले कंडीशन अप्लाई करें. I dot I j dot j equal to k dot k equal to 1 रख दे और I dot j equal to j dot k equal to k dot I equal to 0. इसको 0 रख दे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. MCQs 2.35. 5 equal forces of 10 Newton are applied at one point and all are lying on one plane. If the angle between them are equal, the resultant of the force will be what. याद रहे कि ये क्वेश्चन जो है एक वेल नोन क्वेश्चन है. हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास 5 वेक्टर है और हर एक 2 कंसेक्यूटिव वेक्टर जहाँ पर एक वेक्टर ये है और ये दोनों कंसेक्यूटिव है. सिमिलरली एक ये कंसेक्यूटिव है. तो क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास 5 फोर्सेस है और ईच फोर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास है 10 न्यूटन. लेकिन ये एक पॉइंट पर इस तरह एक्ट करते हैं कि हर 2 कंसेक्यूटिव वेक्टर के दरमियान एंगल जो है सेम है. तो इस पर आपने रिजल्टेंट फोर्स को मालूम करना है. तो याद रखिए जब भी हमारे पास कोई भी वेरियस फोर्सेस हो, चाहे वो फोर्सेस 5 हो, वो फोर्सेस नंबर में 10 हो, वो फोर्सेस नंबर में 20 हो, वो फोर्सेस नंबर में 50 हो, लेकिन हर 2 कंसेक्यूटिव वेक्टर के दरमियान एंगल सेम हो तो उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 बनेगा. लेट दीज फोर्सेस एक्ट ऑन ए पॉइंट आर हैव सेम एंगल. थीटा इक्वल टू पाई ओवर n. सो थीटा इक्वल टू 360 ओवर 5. n इज़ व्हाट? n इज़ द नंबर ऑफ फोर्सेस. सो याद है कि हमारे पास कोई भी 5 फोर्सेस है और हर 2 कंसेक्यूटिव के दरमियान एंगल 72 डिग्री है. तो अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 360 एंगल बनाएगा. मतलब ये कि ये क्लोज पाथ बनाएगा और क्लोज पाथ के लिए कंडीशन ये है कि इसका रिजल्ट हमेशा के लिए 0 होगा. सो और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. MCQs 2.36. A force 6I plus 3j plus k Newton displace a particle from this point to this point. Find the work done. So वर्क की इक्वेशन क्या है? वर्क इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब हमें पॉइंट दी गई है, इस पॉइंट से आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना है. तो जब भी हमारे पास कोई भी पॉइंट्स हो और उसे हम डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहते हैं तो इसका सिंपल एक तरीका ये है कि ये हमारे पास हो गया मिसाल के तौर पर x2, ये y2, ये z2. सिमिलरली ये x1, ये y1 और ये z1. अब इस b से a को सब्ट्रैक्ट करें. सो यू ऑब्टेन 5 माइनस 0i प्लस 1 माइनस 3j प्लस 6 माइनस 2k. सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 5i माइनस 2j प्लस 4k. अब इसी वेक्टर को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करें बाय डॉट प्रोडक्ट. सो यू ऑब्टेन 28 जूल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Question 2.37. The force acting on a body of 10 किलोग्राम is this one. ये हमारे पास एक फोर्स है जो 10 किलोग्राम बॉडी पर एक्ट करता है. If the body is initially in rest, then velocity at the end of 20 seconds will be what? So हमें मालूम करना है final velocity of the body. As we know that final velocity of the body is equal to vi plus at. vi की तो वैल्यू हमारे पास 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है. एक्सेलरेशन की वैल्यू अननोन है और टाइम की वैल्यू है हमारे पास 20 सेकंड. सो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर हम मालूम करें और इस इक्वेशन 1 में पुट करें सो वी ऑब्टेन द फाइनल वेलोसिटी. बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास. तो मास तो गिवन है दैट इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, लेकिन फोर्स की मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, लेकिन फोर्स की पोजीशन वेक्टर गिवन है ये है. तो इस वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे. इसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी 6 अंडर द रूट. सो एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट? फोर्स डिवाइड बाय मास और 6 अंडर द रूट डिवाइड बाय 6. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू बन गई. अगर इस वैल्यू को और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 को हम 1 में पुट करें सो वी ऑब्टेन 2 into 6 अंडर द रूट. दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन दिस बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 2i plus j minus 1k न्यूटन.
MCQs 2.38, a force F equal to 3I plus Cj plus 2k act on a particle cause displacement this one in its own direction. The work done is 6 joule. What will be the value of C? इस C की वैल्यू को मालूम करना है. अगर E फोर्स के अंडर E फोर्स किसी बॉडी पर अब ऑपरेट करे और वो बॉडी इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करे और इस फोर्स के अंडर जो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 जूल वर्क को क्रिएट करता है. सो हमें मालूम करना है सिंपल सी. वी नो दैट वर्क इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क की वैल्यू को पुट करें, फोर्स की वैल्यू को पुट करें, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को पुट करें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, सिंप्लीफाई करें, वी ऑब्टेन सी इक्वल टू 6. सो द अननोन वैल्यू ऑफ सी इज 6. MCQs 2.39, a force F equal to 6I minus 8J plus 10K Newton act on a mass produce an acceleration of 1 meter per second square. What will be the mass of the body? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास कोई भी अगर फोर्स हो, करेक्ट, और एक्सेलरेशन हो, करेक्ट, और हमें मास मालूम करना हो तो हम किस तरह मालूम करेंगे? तो सिंपल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma और F इक्वल टू व्हाट? ma. एफ की मैग्नीट्यूड क्या है? अगर इसका हम मैग्नीट्यूड मालूम करें तो 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू 200 पावर 1/2 और सिंपल फोर्स इक्वल टू 10 अंडर द रूट 2. सो मास विल बी व्हाट? मास इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन. फोर्स की वैल्यू को पुट करें, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, वी ऑब्टेन 10 into अंडर द रूट 2 kg. MCQs 2.40, the vector P equal to AI plus AJ plus 3K and Q equal to AI minus 2J minus TK are perpendicular to each other. What will be the value of A? याद रखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी ट्राई किया है. हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो और एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, करेक्ट. सो P की वैल्यू को पुट करें, Q की वैल्यू को पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, वी ऑब्टेन a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0 और बाई फैक्टराइजेशन a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0 और ए को कॉमन ले ले तो a माइनस 3 प्लस 1 a माइनस 3. सो वी ऑब्टेन a इक्वल टू व्हाट? a इक्वल टू माइनस 1 एंड a इक्वल टू प्लस 3. लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि a की आप लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करना है. सो करेक्ट ऑप्शन इज a इक्वल टू 3 और ऑप्शन ए. MCQs 2.41, two vectors are of magnitude 10 unit and 11 unit. The resultant might not be. क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, एक 10 है और एक 11 है. अगर इस दोनों को हम ऐड करें तो इसके एडिशन से फॉलोइंग में एक आंसर ऐसा है कि वो नहीं आ सकता. वो कौन सा आंसर होगा? तो याद रखिए सिंपल मेथड ये है. अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है मैग्नीट्यूड 10 वाला, एक वेक्टर ये है मैग्नीट्यूड 11 वाला, तो इस दोनों को हम विथ थीटा इक्वल टू 0 से ऐड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा 21. दिस इज द मैक्सिमम आंसर. अगर इस 10 और 11 के दरमियान हम एंगल को 180 रख दे तो द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड विल बी 1. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? आइदर 1 आइदर 21. आइदर द करेक्ट ऑप्शन विल बी इन द मिडल ऑफ दिस 1 and 21. सो इफ वी लुक द आंसर्स, दिस इज इन द मिडल ऑफ 1 and 21, दिस इज इन द middle of 1 and 21, this is in the middle of 1 and 21, but this is out of range. So if we add 10 unit vector and 11 unit vector, then all these A, B, C option are possible, are the possible answer, but the answer D is not possible. So the correct option is option D. MCQs number 2.42, a body in equilibrium must not have what? Kinetic energy, momentum, velocity or acceleration. मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है. When the body move with uniform velocity, its velocity is not equal to 0, its momentum is not equal to 0, its kinetic energy is not equal to 0. But acceleration is what? The time rate of change of velocity is called acceleration. As the velocity is constant, so acceleration will be equal to 0. So याद रखिए the condition for a body should be in equilibrium is that its acceleration should be equal to 0.